different types of elasticity of to measure how to measure the elasticity of demand. 3 different मेथड हैं जिससे आप तरफ की रचक को मैयर कर सकते हैं. नंबर 1 टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसको इकाई का तरीका कहते हैं. परसेंटेज मेथड, फीसद का तरीका. एंड फार्मूला मेथड, फार्मूला तरीका कार. ठीक है. नाउ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इकाई का तरीका. ये बेटा बिल्कुल सेम है, बट इसमें ज़रा थोड़ा सा आपने एक्सपेंडिचर खर्च के बारे में समझा. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिट मेथड. ओके, इसको इकाई का तरीका भी कहते हैं. कुल खर्च के तरीके से सबसे पहले हम देख रहे हैं तरफ की रचक को मैयर करने का, और इसको कुल खर्च के तरीके को इकाई का तरीका भी कहते हैं. ठीक है. देयर इज 3 मेथड टू मैयर द इलास्टिसिटी बाय टोटल एक्सपेंडिचर. इसके तरीके से अब 3 मेथड हैं. पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैयर, तरफ की रचक को मैयर करने के 3 मेथड्स हैं. अब आगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से 3 मेथड से आप तरफ की रचक को मैयर करते हैं. ठीक है. नंबर 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, यूनिट मेथड. ठीक है. वही है जो अभी आपने लास्ट लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा, यूनिट मेथड. दिस इज यूनिट मेथड. तो यूनिट मेथड नंबर 1. नाउ चेंज इन प्राइस कॉज टोटल एक्सपेंडिचर बिकम सेम. ठीक है. जब आपकी प्राइस में चेंज आएगी तो आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता. लाइक यूनिट मेथड में आपने जैसे पहले पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड में सेम चेंज आते हैं, इसी तरह इसमें है कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता. प्राइस में अगर चेंज आता भी है तो टोटल एक्सपेंडिचर आपके सेम रहते हैं यूनिट मेथड के थ्रू. इसलिए हम कहते हैं इसमें आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है. मीन्स प्राइस ज़्यादा हो या कम हो आपके टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेंगे. टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कि पी को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू. और बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ नॉर्मल ऐसे ही बनेगा, नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह, जैसे आपने पहले यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पढ़ा है. ठीक है. इसे मैंने यहाँ पे डिमांड कर्व नहीं बनाया. एक्सपेंडिचर मेथड में आप एक कॉलम यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर का भी बनाना है, और वो कैसे बनेगा, प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी डिमांड से. और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 में आपके बेशक प्राइस कम या ज़्यादा हो, आपने अपने टोटल एक्सपेंडिचर को सेम रखना है. सेकेंड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिट मोर देन यूनिटी. मीन्स वही कॉन्सेप्ट है मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, मीन्स इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 का. यही सेम कॉन्सेप्ट है. ठीक है. यही वाला कॉन्सेप्ट है. तो इसमें बेटा आपकी क्या होती है, इसमें आपकी बेटा जब प्राइस कम होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइस कम हुई है, आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आए. यही डेफिनेशन थी ना कि द चेंज इन प्राइस क्रॉस लार्जर चेंज इन डिमांड, कि प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज आपकी तरफ में बहुत ज़्यादा चेंज करता है. तो बेटा उससे आपकी जब प्राइस कम होती है मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो याद रखना आपके टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होता है. ठीक है. और जब प्राइस ज़्यादा होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होते हैं. ये मैं अब आपको बात समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल प्राइस कम हुई है, लग्जरी गुड्स हैं. ठीक है. प्राइस कम हुई है, लोगों ने ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया. ठीक है. और प्राइस ज़्यादा है, लोगों ने डिमांड कम कर दिया, तो एक्सपेंडिचर कम हो गया. मोर देन यूनिटी में प्राइस और एक्सपेंडिचर में ऑपोजिट रिलेशनशिप है. ये आप देख सकते हैं, प्राइस कम हुई है तो आपके टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया. और बेटा इसका ग्राफ जो होता है फ्लैटर होता है, लाइक दिस, मोर देन इलास्टिसिटी मोर देन 1 वाला वही सेम ग्राफ होता है, फ्लैटर डिमांड कर्व होता है. ठीक है भाई. इसमें एक कॉलम आपने ज़्यादा बनाना है और वो ये है टोटल एक्सपेंडिचर का. ठीक है. ये बेटा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब प्राइस कम हुई है तो उसमें आपके टोटल एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट आता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आता है. ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी, ये लेस इलास्टिसिटी डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है. उसी तरह इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1 होती है. और इसमें क्या होता है बेटा, आपकी प्राइस में कम, जब आपकी प्राइस कम होती है तो उसके साथ साथ बेटा आपकी टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होती है. यानी इनमें और इसमें सेम रिलेशनशिप है, लेस देन यूनिटी में. प्राइस कम हुई है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें आपकी बेसिक गुड्स आती हैं. ठीक है. और वो आपकी बेसिक गुड्स क्या होती हैं बेटा, आपकी प्राइस कम या ज़्यादा वो आपकी बेसिक गुड पर बहुत इफेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि वो आप रोज़ इस्तेमाल करने होते हैं, उसके बगैर आप सर्वाइव करना मुश्किल होता है. इन गुड्स के बगैर तो सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इनका ये वाला रिलेशनशिप होता है. ये बात याद रखें, जो लेस देन यूनिटी होती है, जो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, उनमें बेसिक गुड्स आती है. इससे जब उनकी प्राइस कम होती है तो उनकी एक्सपेंडिचर भी कम हो जाती है. जब प्राइस ज़्यादा होती है तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो जाती है. क्यों? क्योंकि डिमांड कम होती है तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाती है. ये ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है इसमें. ठीक है. प्राइस कम हुई है तो एक्सपेंडिचर भी कम हो गए. ठीक है. ये बात आपने बेटा याद रखिए. द डिमांड फॉर गुड इज लेस देन यूनिट, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल करते हैं विद द फॉल इन प्राइस. ये ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है. फॉर एग्जाम्पल प्राइस कम हुई है, आप अनियन की प्राइस ले लें, आप
किसी भी चीज़ की प्राइस लें, जो बेसिक ऑयल की प्राइस लें, तो उसकी वजह से आपकी डिमांड में एकदम क्या होता है बेटा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है ना। आपने वो लेनी है गुड्स, ठीक है, तो आपके टोटल एक्सपेंडिचर तो कम ही है, क्योंकि आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी ज़्यादा ओवरऑल जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपकी जब प्राइस कम होती है तो आपके टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होते हैं, दोनों में सेम रिलेशनशिप है। परसेंटेज मेथड, ये आपने अभी यहाँ तक जो पढ़ा था वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था, ठीक है। ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में 3 तरीके हैं, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। नाउ परसेंटेज मेथड में बेटा ये फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज, इसमें परसेंटेज का आपने लफ्ज यूज़ करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बराबर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसमें परसेंटेज का लफ्ज यूज़ करना है। आप बार याद रखिएगा, जो नॉर्मल डेफिनेशन है क्वांटिटी डिमांड को, उसमें हम कहते हैं प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे परसेंटेज चेंज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं बेटा, ये देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ। थर्ड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 40% फॉल, ठीक है, वो 40% फॉल इन डिमांड, ठीक है, ड्यू टू 60% लाइज इन प्राइस। ओके, आपने 40 यहाँ पे ऐड करें, 60 को यहाँ पे ऐड करें, ठीक है, परसेंट साथ लिखिएगा, परसेंटेज साथ लिखिएगा, ठीक है, जैसे ये मैंने ऊपर लिखा हुआ ऐसे परसेंटेज। तो क्या आया 0.6। तो आप मुझे बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, अगर 1 से ज़्यादा होगा ग्रेटर देन 1, अगर इक्वल होगा इक्वल टू 1। ये परसेंटेज मेथड होता है कि इतने % चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में, फॉल हुई है, और उसके फॉल होने से क्यों फॉल हुई है, क्योंकि 60% राइज आया प्राइस में। पहले आपने ये देखा है कि प्राइस में क्या चेंज आया, प्राइस राइज हुई है या फॉल हुई है। अगर आपने यहाँ देखो कि यहाँ राइज आ रहा है तो डेफिनेटली क्वांटिटी डिमांड में फॉल आएगा, क्योंकि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर एक में राइज आ रहा है तो दूसरे में फॉल आएगा, ठीक है। तो आपने ये देखा है कि 60 इधर आ जाएगा और 40 इधर। अब देखिए मैंने डेफिनेशन भी ऐसी लिखी है, 40% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू, ये जो लाइन है इट इज ड्यू टू 60% चेंज इन प्राइस। अब वो चेंज क्या है, इधर राइज में है, इधर चेंज क्या है, इधर डेफिनेटली फॉल में है। तो टोटल जब डिवाइड किया तो इलास्टिसिटी ऑफ तरफ की रचक आपकी इकाई से कम है, यानी लेस देन यूनिट है, ठीक है। नाउ थर्ड मेथड, दिस इज बेटा मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है। इस मैथमेटिकल फार्मूले में 2 तरीके से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मुहैया कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इलास्टिसिटी, नंबर 2 आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं नुक्ती रचक, पॉइंट इलास्टिसिटी को। बेटा इसमें ये क्या होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी में जो आपकी तलब और कीमत में जो तब्दीली होती है ना, वो इतनी कम होती है कि आप इन दोनों के जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनको ग्राफ पे मेजर नहीं कर सकते। देखिए कितनी कम माइनर चेंज आ रहा है दोनों में, डिमांड में भी और प्राइस में। चेंज इन प्राइस को द वेरी स्मॉल चेंज इन डिमांड, वी कांट मेजर द चेंज ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। हम इन दोनों के चेंजेस को इस ग्राफ पे मेजर नहीं कर सकते हैं। ये होता है पॉइंट इलास्टिसिटी के तरफ और कीमत में बहुत मामूली सा चेंज आया कि आप उसको मेजर, उसकी पैमाइश नहीं कर सकते, ठीक है। पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला बेटा ये होता है, जो एक नॉर्मल फार्मूला होता है आपका, चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी ओवर क्यू। ये आपके पास है, ये आपके पास बेटा वैल्यूज हैं, और ये चेंज इन क्यू बेटा आपको पता है चेंज इन क्यू आप कैसे निकालोगे, 6 माइनस 5 चेंज इन क्यू आ गया। चेंज इन पी कैसे निकालोगे, अग्री में से जो चेंज वारी में से पहले वारी को माइनस कर देना, -1। इसमें बेटा एक बार याद रखना, जब भी डिमांड मेजर करो आप माइनस को इग्नोर कर दें, माइनस को मत दिखेगा। माइनस आ भी रहा है ना एक वैल्यू के साथ तो माइनस आएगा, क्योंकि एक में अग्री वैल्यू में कमी है तो पिछली बड़ी है, तो एक के साथ माइनस आएगा, तो इग्नोर कर दें, ठीक है। ये है पॉइंट इलास्टिसिटी। अब नाउ आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी क्या होती है कि आपके दोनों में वर्स या चेंज होता है कि आप ग्राफ पे दोनों पॉइंट्स को, ए और बी दोनों पॉइंट्स को इजीली मेजर कर सकते हैं। और ये बेटा इसका फार्मूला ये होता है आर्क इलास्टिसिटी को निकालने का, इसको कहते हैं कोसी रचक। कोसी रचक को निकालने का फार्मूला ये होता है, नुक्ती रचक को निकालने का फार्मूला ये होता है। ये हम फार्मूला यूज करते हैं स्मॉल चेंज के लिए, ये फार्मूला यूज करते हैं बिग चेंज के। अब देखो इसमें पी नोट क्या है, क्यू नोट क्या है, ये मैं सब कुछ लिखा हुआ है। पहली वैल्यू पी नोट, नेक्स्ट वैल्यू P1 जो चेंज है, चेंज हुई है, यानी प्राइस कम हुई है तो डेफिनेट डिमांड को बढ़ा देना है। प्रोमिनेंट चेंज आ रहा है, प्रोमिनेंट फार्मूला ये वाला जो फार्मूला यूज़ करते हैं ये हम बिग चेंज के लिए ये वाला फार्मूला कहते हैं। आप जब इसमें ये सारे वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपकी